Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, this is a complete analysis, पूरा का पूरा full-fledged analysis of all the polity questions जो कि अभी recently conducted UPSC Geo Scientist 2024 एग्जाम हुई थी, उसके सारे polity questions with solutions and explanations मैं इस पूरे वीडियो में करने वाला हूं. Now, why is it so important? It is so important because this will act as a trailer for UPSC Civil Service Examination जो कि जून में होने वाला है. तुम्हें ये जान के बड़ी हैरानी होगी राइट कि ये एग्जाम बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन एक सेकेंडरी एग्जाम लग रही है. ओके जो लोगों को लगती है कि ये सेकेंडरी एग्जाम है, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट इज अ टफ एग्जाम. आई गिव यू द सर्टिफिकेट ओके कमिंग फ्रॉम मी. आई थिंक यू शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. ये एग्जाम कहीं से सिंपल एग्जाम नहीं थी, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये एग्जाम का जो ट्रेलर है, ये जो ट्रेलर दिख रहा है, ये आने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कलर तुमको दिखा रहा है. गेट रेडी टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. आई विल गिव यू एवरीथिंग. सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारी एक्सप्लेनेशंस मिलेगी और साथ में एक वार्निंग भी मिलेगी कि आने वाली एग्जाम टफ होने वाली है. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अनअकैडमी पे मुझे मेरे कोर्स सिड लाइफ के नाम से जाना जाता है. विदाउट वेस्टिंग वन मोर मोमेंट, लेट अस जंप ऑन टू try and solve this. Before this, a very major announcement. Aaram 2024, ये biggest event है. This is especially for IIT JEE and NEET UG students. 4 big reveals होने वाले हैं और 7 अप्रैल को होगा. Please mark your calendar and be a part of it. बहुत सारे celebrities, बहुत सारे stars etc. इसमें participate करेंगे and I think you are going to have a gala time about this part. सबसे important announcement is this. दिस इज अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट. ये 7 अप्रैल को होगा, 11 बजे होगा और 5 बजे होगा. मैं क्यों बोल रहा हूं तुमको ये ज्वाइन करने के लिए? बिकॉज जितना मर्जी हम लोगों ने इस प्राइसेस को रीजनेबल रखा हुआ है फॉर योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, लेकिन मैं फिर भी ये जानता हूं कि बहुतों की फाइनेंशियल रियलिटी ऐसी नहीं होती कि वो रीजनेबल प्राइस भी दे सकते. तो जब तकदीर तुम्हारे धोखा दे रही है या फिर तकदीर में तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहे या फिर कोई भी फाइनेंशियल हेडेक है, तदबीर तो तुम्हारे साथ है ना. Make sure that you work hard in this direction. You are able to crack this. You are able to do very well in this. 40 crore, 40 CR का scholarships Unacademy आपको ऑफर कर रहा है. There is a very high chance that you take advantage of this और तुम्हें ये प्रैक्टिकली पूरा प्रिपरेशन जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी. अपनी किस्मत अपने हाथ. Make sure that you do it. Unacademy Civil Services Championship, mark your calendar, 7th अप्रैल को है. मेरा कोड यूज करना सिड लाइव. वैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस एंड यू अटेम्प्ट दिस विद द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच, विद द बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन, ताकि तुम्हारी किस्मत में जो कुछ भी तुम अच्छा कर सकते हो, डू इट बाय योर ओन सेल्फ. सो लेट्स गेट डाउन टू द वीडियो एट हैंड. पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड आए. पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, तुम इसको आंसर देना की भी कोशिश करो. मान के चलो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, 60 सेकंड से. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन अ कोर्ट. Select the answer using the code given below. 1 only, नीचे लिखा हुआ है 2 only, that is B. C is both 1 and 2. D is neither 1 nor 2. तुम्हारे पास 15 सेकंड रह गए, फटाफट आंसर दो. अब तुम्हें पता चलेगा कि जो मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन पेपर सिंपल नहीं था, ये सच में सिंपल नहीं था. इट रिक्वायर्स इन डेप्थ प्रिपरेशन. पहली चॉइस देखते हैं. पहली चॉइस लिखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो जी ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं? निर्वाचन क्षेत्रों के जो बाउंड्रीज बनाई जाती है उसको बोला जाता है फिक्सिंग ऑफ बाउंड्रीज. जो कहते हैं उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन. डिलिमिटेशन कैसे होता है? डिलिमिटेशन होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट. डिलिमिटेशन एक्ट कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करता है. और डिलिमिटेशन कमीशन और पार्लियामेंट एक्ट, ये सब कुछ पार्लियामेंट है, तो इसलिए वर्ड लिखा हुआ था प्रोविजंस. एकदम करेक्ट है, इसमें सेकंड थॉट देने की कोई जरूरत नहीं है. दूसरी लाइन इज वैलिडिटी ऑफ अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. कौन सा एक्ट? मैंने अभी तुमको बताया, डिलिमिटेशन एक्ट. विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन अ कोर्ट. ये उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पढ़ा होगा, जो ऐसा टाइम पास पीडीएफ पढ़ के जिंदगी काट रहे. अगर आप आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो आपको ये लाइन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट दिखाई देगी. तो वैसे तो बोला जाता है कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, लेकिन ये आर्टिकल 329 में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि नो, इट इज नॉट.
जो भी लॉ अंडर डिलिमिटेशन से रिलेटेड जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो एक तरह से एक्सेप्शन टू जुडिशियल रिव्यू है। तो ये भी एकदम करेक्ट लाइन हो गई भाई, ये भी एकदम करेक्ट लाइन हो गई। तो 1 only 2 only? No, both 1 and 2. Answer of course is C. So easy question था, आंसर इज C। लेकिन आंसर देने से पहले तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन समझ में आनी बड़ी जरूरी होती है। सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस पे तुम याद करना स्टार्ट कर दो। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट। As per the Constitution of India, which one among the following statements is correct? The CAG is appointed by the President of India and remains in office during the pleasure of the President of India. नीचे B choice लिखिए, administrative expenses of the office of the CAG are charged upon the contingency fund of India. तीसरे choice, third choice, the reports of the CAG relating to the accounts of the union and the states are submitted to the President of India. D, the President of India shall cause the reports of the CAG relating to the accounts of the union to be laid before each house of the parliament. मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसलिए बोलता हूं कि तुम्हारा कंटेंट इतनी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि तुमको एक झटके में इसमें एरर दिखने लग जाए, वरना तुम नोटिस करो मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और रीड करने में करीब करीब 60 सेकेंड्स खत्म हो गए। सो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, राइट। आंसर ऑफ कोर्स इसका डी है, राइट। सो आंसर ये होना चाहिए। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक दिस। आंसर क्या है? आंसर इसका डी है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं ये आंसर डी हुआ कैसे। लेट्स सी दिस। तो यहां पे लिखा है क्या, ये बड़े अच्छा है, खेल खेल गए ये लोग हमारे साथ। ओके, इन्होंने हमारी आंखों का टेस्ट कर रहे, हमारी आंखें बड़ी तेज है, ऐसे थोड़ा ना हम गलती करेंगे। यहां लिखा है द कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एकदम करेक्ट है। एंड रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये लाइन गलत है। वाह, आधा पार्ट ठीक है, आधा पार्ट गलत है। तो कोई भी ऐसा ऑफिस जो कैग का ऑफिस है जिसका काम है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करे, वो एग्जीक्यूटिव के प्लेजर पे कैसे हो सकता है? एग्जीक्यूटिव का प्लेजर का मतलब होता है कि वो जब प्रसाद पर्यंत, ऐसे लगता था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये ऑफिस होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। ये वो ऑफिसेज होते हैं जिनको पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकता है। सो कैग को रिमूव करने के लिए प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी रिमूव करने पार्लियामेंट रिमूव करता है। इन द सेम प्रोसेस जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव होते हैं। तो ये कहीं से भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन कौन आता है? फॉर एग्जांपल गवर्नर आएंगे, गवर्नर साहब को प्रेसिडेंट साहब कभी भी रिमूव कर देंगे। मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75 के अनुसार मिनिस्टर्स ऑक्यूपाई द ऑफिस ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे प्लेजर पे है। नॉट दिस इज टू डिफरेंट पोजीशन, ये तो एडवर्सेरियल पोजीशन है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ क्या का चार्ज अपॉन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर खेल खेल गए बाबू, क्यों? ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सीएफआई के चक्कर में हम कंफ्यूज थोड़ा होने वाले। ये एब्सोल्युटली गलत हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। अब देखते हैं सी चॉइस। Reports of the CAG relating to the accounts of the union and the states are submitted to the president. फिर खेल खेल गए हमारे साथ। भैया यूनियन के अकाउंट्स प्रेसिडेंट साहब को दोगे, स्टेट्स के अकाउंट्स प्रेसिडेंट साहब को क्यों दोगे? वो तो तुम गवर्नर को दोगे। तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। फिर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉज द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन। ये देखो यहां पे क्लैरिफाई कर दिया ना इन्होंने, यूनियन के अकाउंट्स प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट साहब उसको बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। ये क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं जस्ट तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं। बाय चांस इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, द गवर्नर शैल कॉज द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स टू बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये भी बनाया जा सकता है। तो आई होप तुम्हें दोनों चीजें कनेक्ट हो गई। तो देखो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना और तुम्हें सब्जेक्ट डिटेल में होगा तो ही तुम इन चीजों को पकड़ पाओगे, नहीं तो 2-2, 4-4 मिनट तो क्वेश्चन रीड करने में लग जाएगा। अगला क्वेश्चन करते, लेट्स ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन। Consider the following statements. A special provision was made in the Constitution of India by Constitution 89th Amendment Act 2003 to establish National Commission for Scheduled Tribes. ये पहली choice. Second choice is National Commission for Backward Classes, National Commission for Minorities and National Commission for Scheduled Castes are constitutional bodies. Third, National Commission for Women is not a constitutional body. ठीक है जी। Which of the statements given above is or are not correct? 1, 2 and 3, 1 and 3, 2 only या फिर 3 only? तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स रह गए होंगे क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है तो मैंने इसको फास्ट रीड कर दिया। देखते तुम इसको आंसर दे पाते हो या नहीं। सो यार इसमें जब भी नॉट करेक्ट आता है ना तो पहले ना एलिमिनेशन करने की कोशिश किया करो। नॉट करेक्ट में फटाफट पहचान लो। अब मुझे नॉट करेक्ट में ये बड़े आराम से मिल गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बाबा ये तो है, ये भी है,
ये थोड़ा ना किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट वो तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो तो लॉ के अंदर है, पार्लियामेंट्री लॉ में है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग है, तो ये हमारा एक चॉइस तो हो गया। तो अगर ये रॉन्ग है तो ये चॉइस को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं और ये चॉइस भी एलिमिनेट हो सकती है। अब मुझे 1 और 3 में से देखना है, ओके, और मेरा काम हो जाएगा। मुझे एक भी अगर सही मिल गया मेरा काम हो जाने वाला है। तो मेरे को कोई भी देख रहा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 100% नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऐसे ठीक हो गया। बाय द वे और भी सिंपल तरीका था जिसको ये फैक्ट से भी किया जा सकता है। तो पहले जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब था वो एक बॉडी हुआ करता था। फिर 89th अमेंडमेंट 2003 आया, 338 और 338A को अलग अलग कर दिया। एनसीएसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया। तो आइदर वेज मेरा आंसर सी है, ओके, चाहे तुम एलिमिनेशन से करो चाहे सामने सामने से आंसर कर लो। तो इतना डिटेल में तुमसे पूछा जा रहा है जियो साइंटिस्ट लेवल पे, तो तुम समझ ही सकते हो कि सिविल सर्विसेज में क्या आएगा। मैंने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, तो तुम इसको याद भी कर सकते हो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये अलग अलग हुआ था 338A से, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो आज हमारे पास ये सारे के सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। तो ये सारी चीजें तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो। और यहां पर लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ये एक लॉ में लिखा हुआ है। लॉ में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सिंपल एज दैट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास, और लास्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो सेटअप है, फिर से क्या आ गया, ये आ गया स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990। तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें लिखा था इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो बिंदास, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सो हमारे पास तीनों हो गए। इस पूरा जो डिस्कशन हो रहा है इसका पीडीएफ तुम्हें लिंक में मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दिए ताकि तुम लोग आराम से बाद में भी इसको रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आते हुए भागते हुए तुम्हारी तरफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई अ रेस टू बी ट्रीटेड अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल पर्पसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2, the president of India may specify tribe to be treated under scheduled caste category for all purposes under the Constitution of India. Parliament by law can include a caste or a tribe in the list of scheduled caste. How many of the above statements is or are correct? ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसको एलिमिनेट करना करीब करीब नामुमकिन होता है जब तक कि तुम्हें एग्जैक्टली सबको ये समझ में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने, ऐसा मुझे उम्मीद है और प्रैक्टिकली रीजनेबली आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया होगा, बिकॉज ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार जहां पर लिखा हुआ है रेस, ओके, वैसे तो लोग ये भी गलत कर बैठे होंगे, उनको लगा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई कैस्ट टू बी ट्रीटेड एज शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, और दूसरी जगह लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई ट्राइब टू बी ट्रीटेड एज शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपना चाय की टपरी वाला लॉजिक लगाया होगा कि नहीं यार जो ट्राइब होते हैं ना वो शेड्यूल ट्राइब बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू हैव 3 कैटेगरीज, ओके, और इसके लिए भी तुमको कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा। सो अगर 341 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रेस, कैस्ट और ट्राइब, 3 वर्ड्स है, रेस, कैस्ट और ट्राइब। ये तीनों में से किसी भी प्रेसिडेंट साहब किसी रेस, किसी कैस्ट, किसी ट्राइब को, किसी को भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये पढ़ने के लिए तुम्हें लॉ मालूम होना चाहिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होना चाहिए। इतना आराम से ये आता नहीं है। तो इसीलिए मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं जानबूझ के सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देता हूं। याद रखना, रेस, कैस्ट और ट्राइब, कोई भी रेस, कैस्ट और ट्राइब को वो एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी दे सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंगली ये लिखा है कि पार्लियामेंट भी इस लिस्ट में, शेड्यूल कास्ट लिस्ट में किसी भी कैस्ट कम्युनिटी को डाल सकते हैं, कैस्ट, रेस, कैस्ट और ट्राइब को डाल सकते हैं और उसका नाम हटा सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड आई एम श्योर ये बड़ा ही डिफिकल्ट माना जाना चाहिए बिकॉज ये ज्यादातर लोगों को आता ही नहीं होगा। आंसर ऑफ कोर्स इसका है सी, ऑलराइट, क्योंकि तीनों के तीनों करेक्ट है। और इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, वर्ड लिखा है कैस्ट, रेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप विद इन कैस्ट, रेस और ट्राइब्स, और उनको वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं। 3 वर्ड्स है, रेस, कैस्ट एंड ट्राइब। और नीचे देखो 341 सब क्लॉज तुम्हें लिखा है पार्लियामेंट में लॉ कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एनी रेस, कैस्ट और ट्राइब। तो 3 वर्ड्स याद रखना, रेस, कैस्ट और ट्राइब, ओके, ये तीनों डाले जा सकते हैं
इन केस ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। सो प्लीज वो ट्राइब देखकर घबरा मत जाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसको दोबारा पढ़ लेना, ये आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 है, पूरे तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो। Which among the following statement is not correct? Not correct. तो एलिमिनेशन का मेथड होना चाहिए जब भी नॉट हो। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अपॉइंट्स अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। It shall be the duty of the union to develop Hindi language as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. The word Hindustani is mentioned in the constitution with reference to enrichment of the Hindi language. Every state shall endeavor to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to minority groups. तुम्हारे पास है about 30 सेकेंड, फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। एलिमिनेट करोगे तुम्हारे जीवन बड़ा आसानी से कट जाएगा। मुझे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत लग नहीं रही है, क्योंकि अगर आप पहली चॉइस देखोगे तो इधर लिखा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अपॉइंट्स स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये एकदम गलत है, एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 350 सब क्लॉज कैपिटल बी, सॉरी नॉट सब क्लॉज, 350 बी जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से डाला गया था, उससे एक ऑफिसर बनाया गया था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो कि लैंग्वेज माइनॉरिटीज की सो कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड उनके जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करने के लिए था। लेकिन बाबा वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज थोड़ा अपॉइंट करता, वो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट है। मैं अगला पढ़ूंगा ही नहीं। तो एलिमिनेशन भी है ना अपने आप में एक बड़ा सॉलिड तरीका हो जाता है, राइट, टू अंडरस्टैंड। हैविंग सेड सो, अगर तुम्हें पढ़ना भी है तो कोई खास मुश्किल नहीं है। ये सब आर्टिकल 351 में है, ये वाला दिया हुआ है वर्ड हिंदुस्तानी। क्या वर्ड हिंदुस्तानी यूज किया हुआ है? तुम्हें मालूम है इंडिया में जब डिस्कशन हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्जन बोला, किसी ने हिंदी बोला, किसी ने तमिल बोला। और एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि गांधीयन थॉट के अनुसार गांधी जी बोलते थे हिंदुस्तानी वर्ड को महत्व दिया जाए। हिंदुस्तानी इज अ आम बोलचाल की भाषा, ओके, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स हो जाती है, हिंदी, उर्दू एंड सो कॉल्ड जो बोलचाल की भाषा। तो तुम्हें क्या लगता है हिंदुस्तानी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ? बाय द वे ये आंसर ए है, ओके। तो ये बड़ा सिंपल सा था, एलिमिनेशन से करते ऐसे ही आंसर आ जाता, ओके। लेकिन ये आंसर बड़ा सिंपल भी हो जाता है। देखो ये 350B 7th अमेंडमेंट से है, देयर शैल बी अ सुपर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पहली लाइन में लिखा हुआ है। और इनका काम है टू सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एटसेट्रा, उनके कंसर्न्स वगैरह को देखना है। फिर वो प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट साहब विल ऑटोमेटिकली थिंक अबाउट दिस कि हाँ उसके बारे में क्या हो रहा है, तो वो पार्लियामेंट में उसको टेबल कर देते। अब तुम्हारा जो मेजर क्वेश्चन था, वैसे तो ये एलिमिनेशन से ऐसे ही हो रहा था, लेकिन अगर तुम आर्टिकल 351 देखोगे तो तुम्हें ये वर्ड दिखाई देगा, हिंदुस्तानी। इफ यू नोटिस, ओके, that there was a promotion, secure enrichment by assimilating without interfering with the genius, the form, style and expression used in Hindustani. तो ये वर्ड यूज किया गया है। मोस्ट पीपल डू नॉट आर नॉट अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। तो लोग ना पढ़ते नहीं है एक्चुअली। यहां तक आते आते तुम्हारा पेट्रोल हो जाता है खत्म। ज्यादातर लोग ना वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो भी ठीक से नहीं करते। सो हैविंग सेड सो, मेक श्योर दैट यू डू एंटायर प्रिपरेशन। आंसर बड़ा सिंपल था, एलिमिनेशन से किया जा सकता था। And I think that is, oh my God, what a question. Let's see if you can do the next question. Given below are 4 legal terms or maxims. Whichever one of them means no man, person shall be condemned unheard. Autrefois convict, non bis in idem, habeas corpus and ऑडी ऑल्टरम पाटम। जो लोग मुझसे पढ़े हुए ना वो चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे होंगे, भाग रहे होंगे वो लोग, उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। सो आंसर ऑफ कोर्स, ये पहले मुझे समझाना बड़ी बात है, ये होता है मैक्सिम्स। मैक्सिम्स का मतलब होता है सिद्धांत, राइट। जो भी लॉ में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, फॉर्मूला समझ सकते हो अभी के लिए, उन सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। ये सारी भाषाएं लैटिन में लिखी हुई है, ओके, दिस इज ऑल इन लैटिन लैंग्वेज। सो ऑथरेफॉइस कॉन्विक्ट, ये लिखा हुआ है, वंस कन्विक्टेड, राइट, यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेन, राइट। ये ऑथरेफॉइस कन्विक्ट है ऑन द सेम ग्राउंड्स। कुछ कुछ होता है नॉन बिस इन आइडम, कि एक ही चीज के, एक ही ऑफेंस की डबल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉन बिस इन आइडम। हेबियस कॉर्पस तुम्हें मालूम है, बड़ा फेमस है, ये एक रिट का नाम होता है, वी वांट टू हैव द बॉडी। फिर ये वर्ड है ऑडी ऑल्टरम पाटम। ऑडी का मतलब होता है हेयर, ऑल्टरम का मतलब होता है अदर, पाटम का मतलब होता है पार्टी, यानी कि मेरी आवाज सुनो। बिफोर पनिशिंग मी, मेरी बात सुनो, मेरे अपनी बात बोलने का मौका दो, इसको बोलते हैं ऑडी ऑल्टरम पाटम।
सो इसको अगर ऑडी वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑडियो ऑल्टरनेट पार्टी, तो हेयर द अदर साइड। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। मालूम है जब मैं स्टार्टिंग में ये पढ़ाता था, तो आई बीन टीचिंग दिस टॉपिक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मुझे लगता था मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, बट धीरे धीरे एग्जाम का कलर ऐसा बदलता जा रहा है कि ये एक नॉर्मल एग्जाम हो गया। और ना सिर्फ ये सिविल सर्विसेज में आ रहे, ये जियो साइंटिस्ट अनबिलीवेबल, भगवान जाने तुम्हें क्या पूछने वाले इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आंसर ऑफ कोर्स इज डी, ऑडी ऑल्टरम पार्टम। लीगल मैक्सिम्स होते हैं, इनको मैक्सिम्स वर्ड यूज करते हैं, सिद्धांत होता है जिसके अनुसार लॉ चलता है। आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई एंड आंसर दिस वन। Which of the following statements as per the third schedule of the Constitution of India is or are correct? 1. A member of parliament is free to take the oath or affirmation by swearing in the name of God. 2. Judge of the Supreme Court has to take the oath or affirmation by swearing in the name of the Constitution of India. Select the answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। पहले मैं बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक द ओथ और अफर्मेशन बाय स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। ओके, सो ये एब्सोल्युटली अजीब सी बात हो रही है। ओके, आप कॉन्स्टिट्यूशन को व्हेन यू आर सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो, आई थिंक द स्टेटमेंट मेरे ख्याल से इस वजह से इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन लेट मी जस्ट रीड दिस क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ओके, आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू, मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूं तो फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है जियो साइंटिस्ट वाले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इन लोगों ने। तो ये फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन है टू बी मेड बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली कैग भी वही लेते हैं। आई हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एटसेट्रा स्वेयर दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द Constitution of India as by law established. Okay, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will duly and faithfully etc. perform the duties of my office. इसमें क्या लिखा हुआ है? लास्ट लाइन लिखा होता है जो केवल जज और कैग लेते हैं, वो लेते हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। यार वर्ड समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन में बड़ा ट्विस्ट है। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो। लुक एट द लैंग्वेज, इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज अजीब सा कर दिया। इधर लिखा है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक द ओथ और अफर्मेशन बाय स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ही इज नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाता हूं ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की मैं कसम खाता हूं, ये होता है। सो दिस इज एन एंटायरली रॉन्ग स्टेटमेंट। हम जब ओथ लेते हैं और एफर्मेशन लेते हैं तो दो तरह की चीज होती है। ओथ मतलब गॉड के नाम पे, रिलीजियस ओथ। एफर्मेशन होता है कि हम डिविनिटी के नाम पे ओथ लेते हैं, उसको सॉलेमली एफर्म बोलते हैं। तो दोनों जजेस और कैग अगर आप नोटिस करो उनकी ओथ, तो वो ओथ नॉर्मली ले रहे हैं, लेकिन आखिरी लाइन में बोल रहे हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉस। ये केवल जजेस और कैग लेते हैं। कैग और जजेस एक ही तरह की ओथ लेते हैं, बाकी सब ये लोग ओथ ले रहे या सॉलेमली एफर्म कर रहे हैं। देयर इज नो ऐसा कि आत्मा में कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा रहा हूं। एक तो हो गया ये नंबर 1। नंबर 2, ओके, जबकि ये दिस इज अ जनरल कंफ्यूजन, मैं इसमें नहीं बोल रहा हूं, देयर इज अ जनरल कंफ्यूजन कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा रहे। आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दिस वर्ड। दूसरी बात और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सो आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन इन अ वे। यहां पे लिखा है अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक द ओथ और एफर्मेशन बाय स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ गॉड। ये अपने आप में या तो इन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला है इस क्वेश्चन को डालते हुए, या फिर एग्जामिनर को खुद को नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। किसी भी ओथ में दो चीजें लिखिए, आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड आई टेक एन ओथ और आई टेक एन एफर्मेशन। पहले ये दोनों चीजें ही अलग है। ओथ लेने का मतलब होता है मैं गॉड के नाम पे ओथ लेता हूं, रिलीजियस। एफर्मेशन का नाम होता है कि मैं नॉन गॉड, गॉड का नाम ना लेकर डिविनिटी के एफर्मेशन लेता हूं। अब इस लैंग्वेज को समझो, यहां क्या लिखा है? अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक द ओथ और एफर्मेशन बाय स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ गॉड। ऐसा नहीं वर्ड यूज होना चाहिए, क्योंकि ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो इसका वर्ड्स का मतलब, मेरे ख्याल से इसका मतलब होना चाहिए अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज फ्री टू टेक आइदर द कसम और शपथ इन द नेम ऑफ गॉड और शपथ इन विदाउट द नेम ऑफ गॉड। ये मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का इंपोर्ट था,
क्योंकि आप जैसे ही एफर्मेशन वर्ड यूज कर देते हो फिर तो आप गॉड का बात ही नहीं कर सकते। एफर्मेशन इज नॉट फॉर रिलीजियस पर्पसेस और रिलीजन के नाम पे नहीं लिया जाता। बट मुझे जैसे ये फ्री वर्ड दिखाई दिया ना, मुझे लगा कि इनका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आप चाहे तो भगवान के नाम पे भी ले सकते हो और चाहे तो आप डिविनिटी के नाम पे भी ले सकते हो। ऑन अ गिवन डे मैं ये फ्री वर्ड की वजह से इसका आंसर ए लिख सकता हूं। ओके, फ्री वर्ड, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि ये पूछना क्या चाह रहे, ऐसा मेरा गेस है। आई थिंक दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी रीफ्रेम्ड। अगर तुम्हारा यूपीएससी में जान पहचान है तो फोन कर देना, हेलो तुम्हारे ना वर्ड्स ठीक से नहीं बैठे हुए। सो द वर्ड्स आर प्रीटी कंफ्यूजिंग, बट क्योंकि उन्होंने फ्री वर्ड यूज किया, आई वुड गो विद द आंसर ए। मेरा काम तुम्हें फैक्ट्स बताना है, राइट? थोड़ा, एंड आई एम ओपन टू आर्ग्यूमेंट्स। तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सिद्धार्थ सर आपने फैक्ट्स तो सारे बता दिए लेकिन हमारे विचार कुछ ऐसे हो सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू answer or address this part in the best understanding. I have told you everything related to this thing. अगर ठीक से पढ़ा था तो you could have easily answered this question. अगला क्वेश्चन आंसर देने के लिए रेडी? Consider the following statement with respect to motions in the Parliament of India. A censure motion must specify the ground on which it is based. 2. A censure motion can be moved even against an individual minister. 3. A no confidence motion can be initiated in either house of the Parliament. However, government will fall only if the no confidence motion is passed in the Lok Sabha. 4. A no confidence motion must specify the charges against the Council of Ministers on the basis of which motion is to be based. How many of the above statement is or are correct? ओहो, जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, how many of the above statement, बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते। So let me answer this question. Okay, पहले एक एक को पकड़ के देख लेते। तो पहले मुझे एक रॉन्ग तो आंखों के सामने दिखा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपसे गलत है यार, दिस इज वेरी फनी बिकॉज ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ओके, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो ये तो हो गया रॉन्ग। ओके, तो ये एलिमिनेट हो गया जी, चारों ठीक नहीं है। फिर लिखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट स्पेसिफाई द चार्जेस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस। ना ना, चार्जेस नहीं बोला जाता, कोई चार्ज नहीं होता, इल्जाम नहीं लिखा होता था, उसमें लिखा होता है दैट देयर इज अ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब हमको ऐसा लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजोरिटी नहीं है। कोई चार्ज नहीं लगा रहे, इल्जाम नहीं लगा रहे होते। तो जी ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। अब सेंसर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड 100%। सेंसर मोशन में डांट पड़वानी होती है, ओके, स्कोल्डिंग करानी होती है, रिब्यूक करवाना होता है, तो चार्ज तो पता नहीं पड़ेगा ना कि जी किस बेसिस पर चार्ज पड़ रहा है। और सेंसर मोशन या तो पूरी सरकार के खिलाफ मूव किया जा सकता है या फिर इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ मूव किया जा सकता है। तो ये दोनों ही है, ये आंसर सही है, आंसर इज 2। सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। नो कॉन्फिडेंस मोशन में बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आंसर दोगे, इट इज अ सिंपल वे। आंसर ऑफ कोर्स इज बी, पहले दो वाले चॉइसेस ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हुए, ऑलराइट, ओके, बड़े समय के बाद एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पैसेज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, Mizoram was made a state, voting age was reduced from 21 to 18, Maithili was added to the 8th schedule of the Constitution of India। अरे वाह, बड़े टाइम के बाद रटने का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर तुम इसको 15 सेकंड में आंसर दे पाओगे, एलिमिनेशन से ही हो जाएगा, कोई खास टेंशन है नहीं। ऑलराइट, सो ईयर्स ही लिखते चले जाओ तो इजी ईयर्स होगा। तो पैसेज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 10th शेड्यूल से, 1985 में आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिजोरम 87 में बना था, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से बना था। मैथिली 2003 में आया था। सो ये हो गया 85, 87, 88, 2003। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, ये लो जी, आंसर हो गया क्लियर। सो दिस इज अ सिंपल आंसर, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और तुम इसको बड़े आराम से एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, सामने सामने चॉइस थी, ये तो सबको मालूम था, ये 1 था, ये 3rd 88 में आया था, तो ऐसे भी आंसर क्लियर हो जाता। सो 1 के बाद आंसर हो जाता, ये आ गया डी, परफेक्ट आंसर। तो ये लो साल ही लिखे हुए थे मैंने, तो यू कैन इजीली रिमेंबर 85, 87, 88 एंड 2003। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कभी कभी बोनस मिल जाते हैं, आमतौर पे ऐसे मिलते नहीं है, बट वो भी लोग गलत कर बैठते हैं जस्ट इन केस उन्होंने ठीक से पढ़ा ना हो। सो ये जनरली इतने ध्यान से पढ़ने का आंसर हो जाता है। लो जी, which of the following statements regarding the panchayat system is or are correct? The Constitution of India envisages a 3-tier system of panchayat. Okay. Intermediate panchayat stands between the village and district panchayats in the state where the population is above 20 lakhs. All the seats in panchayat shall be filled by direct election from territorial constituencies in the panchayat area. Select the correct answer. 1, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल वर्ड ये था, ये मुझे वर्ड थोड़ा सा टेंशन वाला लग रहा था बट फिर मेरे को ठीक लगा।
मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज की बात पूछ रहे हैं, तो आज की बात में तो 73rd अमेंडमेंट पास हो चुका है, 74th अमेंडमेंट पास हो चुका है, तो 73rd अमेंडमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 tier सिस्टम होगा। इंटरमीडिएट पंचायत यानी कि ब्लॉक लेवल पंचायत सिर्फ तब बनाया जाता है जब 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो, वरना ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए, ओके, कि इंटरमीडिएट पंचायत क्या कंपलसरी है, कहीं से कंपलसरी नहीं है, और ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई खास टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा उठाकर द पंचायत के कॉन्सेप्ट में से सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछे गए। आंसर ऑफ कोर्स इज डी एंड नो प्रॉब्लम। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग से आंसर देना, ऐसे क्वेश्चन मिस मत करना जो सिंपल आते हैं। Which of the following statements regarding the President of India is or are correct? The President of India is elected by Electoral College, okay, in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The elected members of legislative assemblies of the Union Territories of Delhi and Puducherry take part in the election of the President of India. Select the correct answer using the code given below. फटाफट आंसर दो। मेरे ख्याल से ये ऐसे बोनस क्वेश्चन होते हैं, वो कहते हैं ना बहुत सारे मेहनत के बाद जब आदमी को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आदमी बड़ा खुश हो जाता है। तो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, एकदम सही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफर वोट, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 10 on 10 100% करेक्ट है ये। फिर लिखा है द इलेक्टेड मेंबर्स, ये भी ठीक लग रहा है जी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी ठीक लग रहा है। यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये एकदम ठीक लग रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। सो याद जो मुझे जो टेंशन थी, अगर मैं इस एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठा होता तो मेरा ध्यान ज्यादा से जाता इस वर्ड इलेक्टेड मेंबर्स पे। बात याद रखना, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, चाहे स्टेट्स के हो, चाहे विधानसभा के हो, मतलब हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर ऑफ कोर्स सी। अगला क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो। Which of the following statements relating to state election commissioner is or are correct? The state election commissioner is appointed by the Election Commission of India. State election commissioner can be appointed only in the same manner as the judge of a high court. Select the correct answer using the code given below. One only, two only, both one and two, neither one not. अरे बाप रे, इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो ये तो सिंपल सी बात है, ये एग्जैक्टली सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, जब भी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये बात करते हैं, लोगों को क्या लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मतलब कुछ तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जूनियर होगा। सर्टेनली नॉट। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पहली बार आया ही था 73rd 74th अमेंडमेंट के साथ। तो 73rd 74th अमेंडमेंट से पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज बनी थी, ये पहली बार आया था, ये पहले था ही नहीं वर्ड। ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज मेड अप ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दैट्स इट। अब वो ऑब्वियसली गवर्नर की पोजीशन में आ जाएंगे, बिकॉज ये तो स्टेट में चला गया ना। जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो एंट्री नंबर 5 होता है, स्टेट लिस्ट होता है। फिर लिखा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली द सेम मैनर एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये ना एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके उठाकर ले आए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से 73rd अमेंडमेंट से, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जैसे उनको रिमूव किया जाता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को, एग्जैक्ट वर्ड्स भी वैसे लिखे हुए, नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लो, यहां लिखा हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर for a fixed tenure of 5 years and cannot be removed from his office except in the like manner on the grounds of the judge of the high court. एकदम कॉपी है, राइट, नो प्रॉब्लम। इसीलिए जब मैं तुमको पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं इतना कॉन्सेंट्रेट कराता हूं, इसलिए मैं क्लास में बार बार लिखवा रहा होता हूं, बिकॉज दे विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस इन डिटेल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लोकसभा? अरे नॉट करेक्ट है, एलिमिनेट करो ना, एलिमिनेट। A start question is the one to which only a written answer is given. A short notice question is the one which relates to a matter of urgent public importance. An unstart question is the one to which an oral answer is not given. No supplementary question can be asked on a unstart question. Not correct पूछा है, तो दिमाग मत लगाओ, पहले एलिमिनेट कर लो। एक ही चॉइस है इसमें, 1 and 2, 2 and 3 तो है ही नहीं। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी तो आंखों पे ऐसे बिल्कुल जाते ही, मैंने तो आगे पढ़ने के दिल ही नहीं करा था, फिर मैंने कहा चलो मेहनत कर ही लेते। स्टार्ट क्वेश्चन इज द वन टू विच ओनली अ रिटन आंसर इज गिवन। नहीं यार, स्टार्ट क्वेश्चन इज द वन जिसमें ओरल आंसर दिया जाता है। तो मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मैं नहीं मेहनत कर रहा। ओके, मैं अपनी आंखों को क्यों दर्द कर रहा हूं? ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर लिया, नॉट करेक्ट पूछा था। वैसे मैं बता देता हूँ, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जिसमें 10 दिन से कम का टाइम मिलता है आंसर देने के लिए, वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, पिंक कलर का पेपर होता है, चेयरमैन को सेटिस्फाई करना होता है कि सच में अर्जेंट इंपॉर्टेंस है। अनस्टार्ट क्वेश्चन इज वन टू विच एन ओरल आंसर। नहीं यार, उल्टा कर दो ना इसको, इसमें रिटन आंसर है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड
ओनली इन स्टार्ट क्वेश्चन। तो ये लिखा है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क्ड कैन बी ऑन स्टार्ट क्वेश्चन, एकदम करेक्ट है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और एलिमिनेशन से कर देते, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, ऐसे क्वेश्चन जिसमें इनकरेक्ट आए ना, एलिमिनेशन जरूर यूज करो, बेफालतू में अपने ऊपर मेहनत मत करो, एलिमिनेशन से आ जाएगा, तुम्हें सेटिस्फैक्टरीली आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? अरे वाह, फिर एलिमिनेशन। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, टू प्रोटेक्ट नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। लो, प्योर रटने वाला क्वेश्चन है, आता है तो आएगा, नहीं आता है तो तुम लोग जो मर्जी कर लो, तुम्हें याद आने वाला है नहीं। सो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। पहले तो एलिमिनेशन से करने के लिए भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। सो आई डोंट वांट टू से कि इसको एलिमिनेशन से किया जा सकता। तो ये 50 आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ए है, पहले वाला ये है। ओके, सो वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, ये एफ वाला है आंसर। और ये ऑब्जर्व वायलेंस है, ये आई वाला है, यानी कि 9वां फंडामेंटल ड्यूटी है। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। इससे तुम्हें एक होमवर्क मिल जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी सारे के सारे याद कर लो। ओके, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, सारे के सारे याद कर लो। पहले वाला 51 कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। बी में आएगा that to cherish the noble ideal, C sovereignty, unity, integrity, D defend the country and render national services when called upon to do so, E common brotherhood वाला है and don't do any practices which is derogatory to the dignity of women, F यहाँ पे composite culture वाला आ गया, G environment वाला आ गया, H आएगा that you have scientific temper and so on so forth, I abjure violence and J that you will pursue excellence in life। 11th आया था जो 86 अमेंडमेंट 2002 से आया था, वो जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो you don't have any other choice but to answer this question। आंसर ऑफ कोर्स इसका है बी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आते हुए, which one of the following statements relating to the duration of पंचायत is not correct? लो जी, ये तो भला कर रहे हैं हमारा। ओके, ये नॉट करेक्ट करके हमारा एलिमिनेशन का फायदा उठा रहे हैं। एवरी पंचायत shall continue for 6 years from the date of its first meeting। A panchayat can be dissolved before the expiry of its term in accordance with the procedure prescribed by state law। Elections to the panchayat must take place within 6 months of its dissolution। D, a panchayat constituted after premature dissolution shall continue only for a remainder of the period। ज्यादा मेहनत नहीं करते, इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं। एलिमिनेट करो और हंसना स्टार्ट करो। क्यों सर, हंसने की बात है। एवरी पंचायत शैल बी कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years का एक होता है, या सब लोग 5 years होते थे, ये भी 5 years ही होगा, तो कहानी खत्म। पहले में एलिमिनेशन करो, अपना समय बचाओ, मेंटल ऊर्जा बचाओ, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। बाकी पर पढ़ने के मेहनत करने की क्या जरूरत है। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 में दिया हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब हमें एलिमिनेशन का मेथड आता है तो वाई अननेसेसरली वेस्ट टाइम। 5 साल होते, 6 साल नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओह बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस वाज not incorporated into the preamble to the Constitution of India by 42nd Amendment। यार ये बड़ा भला कर रहे हैं, हमारा एलिमिनेशन से कर रहे बारे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, नॉट है, एलिमिनेट कर लो। यानी कि तुम्हें ये तो मालूम ही है कि 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से वर्ड्स डाले गए थे, और जो नहीं डाले गए थे उसको पकड़ लो। तो बहुत ही सिंपल सा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, ओके, मेरी तरफ से यूपीएससी वालों को फोन कर देना क्या कि तुमने ना क्वेश्चन फिर गलत किया था, लेकिन फिर भी हम आंसर गलत नहीं कर रहे। राइट, आंसर इसका ऑब्वियसली डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है। ओके, क्योंकि ये नहीं डाला गया था सोशलिस्ट, सेक्युलर। गलत जो यूपीएससी ने किया है वो ये किया था कि एक्चुअली सिर्फ इंटेग्रिटी डाला गया था। तो जिस भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया उसको मेरी तरफ से फोन करना, बोलना साहब आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, हमने आंसर भी ठीक से दे दिया, तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग होते हुए भी हमारा आंसर सही है, और मैं इसको सबूत के साथ प्रूव कर सकता हूं। कैसे? दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। तो ये अभी अभी सरकार ने 75th रिपब्लिक डे पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की फोटोग्राफ डाली है, तो तब डाला गया था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो यहां लिखा है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां लिखा है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी पहले से लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था यूनिटी। मैं तुम्हें इसको जूम करके दिखा देता हूं, आई होप तुम्हें ये जूम दिख रहा है। ओके, यहां लिखा है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नहीं, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी ऑफ द नेशन पहले से लिखा हुआ था। सो मैडम इंदिरा गांधी ने जब 42nd अमेंडमेंट डाला था तो यूनिटी के साथ इंटेग्रिटी डाला था, केवल इंटेग्रिटी होना चाहिए था, ये वर्ड गलत हो गया। ओके, सो इन्होंने डाला है, इनका क्वेश्चन के अनुसार ये, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स वाज
not incorporated in the preamble. तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, तो जो इंटेग्रिटी वर्ड है वापस चला गया था। अब हम उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं एग्जामिनर को कि वो ये बोलेंगे कि जी पहले ना सिर्फ यूनिटी लिखा हो तो फिर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी करके एक फ्रेज डाल दिया। आइदर वेज हमको क्या है, ओके, क्वेश्चन का डालने का तरीका गलत था लेकिन हमारा आंसर 100% सही है। सो आंसर ऑफ कोर्स इज डी। तुम इस तरह से पकड़ो चाहे उस तरह से पकड़ो, एक बार हमको सब्जेक्ट आ गया फिर तुम क्वेश्चन भी गलत करोगे हम तो भी पकड़ लेंगे, ऐसे थोड़ा हम बैठे हुए। सो दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, स्टिल माय आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन आते हुए तुम्हारी तरफ, which one of the following statements with regards to Attorney General of India as per Article 76 of the Constitution is not correct? या बड़ी दया माया छोड़ी हुई है इन लोगों ने। ओके, फटाफट हमारे पे मदद करे, बोले एलिमिनेट करो, कहानी खत्म करो। Attorney General of India is appointed by the Chief Justice of India. A person who is qualified to be appointed by the judge of the Supreme Court is appointed as the Attorney General. In the performance of his or her duties, the Attorney General of India shall have right to audience in all courts in the territory of India. An Attorney General of India shall hold office during the pleasure of the President of India. लो, मेरी बात सुन ली। याद है पहले पहले क्वेश्चन आया था प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, तब मैंने तुम्हें एग्जांपल भी अटॉर्नी जनरल का दिया था। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, मेरे को तो एलिमिनेट करना है। यार कुछ भी मजाक करे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़ा ना इनको अपॉइंट करेंगे, तो प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, ही इज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ऑक्यूपाई तो तभी करेंगे ना जब वो अपॉइंट होंगे। तो पहला ही था, यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो आंसर ऑफ कोर्स ए है। यार इस मामले में इस एग्जाम ने बड़ी दया करी हुई है, जितने भी एलिमिनेशन वाले वो बड़े इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं, ज्यादातर पहली चॉइस ही एलिमिनेट हो रही है। हैविंग सेड सो, दैट इज द ओनली गुड ग्रेस। सो थैंक्स फॉर द स्मॉल ग्रेसेस, लेट अस सी दिस पार्ट। सो मैंने क्विकली सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे साथ अटेम्प्ट कर लिए इन अ वे। ओके, मेरे लिए क्वेश्चन मैं ये इसको मार्क्स दूंगा कि इस समवेयर बिटवीन मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी, और इसका मतलब ये जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है, राइट। और जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में अगर इतना टफ है तो मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी सीएससी 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी टफर देन यूजुअल। तो गेट रेडी। टेम्परेचर ऐसे भी बोले कि गर्मी बड़ी तेज पड़ने वाली है, और ऐसा मुझे भी लग रहा है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो जून में होने वाली है वो टफ होने वाली है। दिस एग्जामिनेशन इज ऑफ एनी हिंट व्हाटसोएवर, गेट रेडी फॉर अ वेरी टफ एग्जाम। आई होप तुमने मजा किया, एंजॉय किया, और मैंने तुमको जो सब कुछ समझा दिया। दिस इज द वे आई टीच। ओके, वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बट मेरे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, फिर हम किसी एग्जाम से ना डरते हैं ना हमको कोई फर्क पड़ता है। सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, मेरा कोड यूज करो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। दिस इज माई स्कोर बोर्ड ऑन अनअकैडमी which is commendable, so to say. Thanks to all my learners. I hope you have enjoyed this and you have had fun. मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो यू फ्री, ओके, टू ज्वाइन दिस। इस वीडियो को पॉज कर लो और इस कोड को स्कैन कर लो, देन ऑल्सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट। सो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.